Oh, very good morning, students. Today we are going to discuss about the entirely new topic, that is the सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है. ठीक है, इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया हुआ है. जब हम वेब चैप्टर्स के बारे में डिस्कस किया था वहाँ पे हमने देखा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसमें हम थोड़ा सा इसको रिकैपिचुलेट कर लेते हैं. क्या होता है, फिनोमेना ऑफ द सुपरपोजिंग ऑफ टू वेव्स. दो वेव्स होती हैं जिनको हम क्या कर रहे हैं, सुपरइम्पोज कर रहे हैं. ठीक है, ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी कैसी होती है कि सेम होती है. ठीक है, वेवलेंथ सेम ही वेवलेंथ होगी एंड डिफरेंट इन एम्पलीट्यूड. लेकिन दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड जो होगा वो डिफरेंट होगा. ठीक है, ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन. बोथ विल बी ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन. द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव, यानी कि जब हम इन दोनों को सुपरइम्पोज कर देंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करवा देंगे, ठीक है, तो रिजल्टिंग जो वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड जो होगा, that wave will be the algebraical sum of the resulting wave का जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, algebraical sum होगा of two individual superimposing wave. जो हमारे पास दो इंडिविजुअल सुपरइम्पोजिंग वेव है उनका एम्पलीट्यूड कितना है, उनके algebraical sum के बराबर होगा. ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन. और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिजल्टिंग वेव कैन बी रिटन एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेव एज वेल एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकंड वेव. क्लियर हुई बात. ये क्या है, दो वेव्स है, मान लो वो सेम फेस में जा रही है या आउट ऑफ फेस में जा रही है. ठीक है, वो डिपेंड नहीं करता है, हमें सिर्फ सुपरइम्पोज करना है. दो वेव्स को हम क्या कर रहे हैं, सुपरइम्पोज कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करवा रहे हैं. ठीक है, जैसे वो ओवरलैप करती है तो एक नई तरह की वेव को कंस्ट्रक्ट करती है. वो नई जो वेव बन रही है तो वो वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो कितना होगा उसके बारे में इसने बोला. क्या कि जो एम्पलीट्यूड होगा इन दो रिजल्टिंग वेव का वो किसके बराबर होगा, द सम ऑफ द टू इंडिविजुअल वेव. भाई दो इंडिविजुअल वेव का एम्पलीट्यूड कितना था, ठीक है, जितना उनका एम्पलीट्यूड होगा उनका एल्जेब्रिक सम ले लो. ठीक है, तो वो आपको रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड बता देगा. जैसे मान लो यहाँ पे इसकी दो टाइप्स है. ठीक है, इसी में आप अंडरस्टैंड कर जाओगे कि क्या होती है ये एम्पलीट्यूड वेव. ठीक है, सुपरइम्पोजिशन. तो इसकी दो टाइप्स बनती हैं सुपरइम्पोजिशन प्रिंसिपल की. कौन कौन सी होती है, एक होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वेव, मतलब कंस्ट्रक्टिव जो कंस्ट्रक्ट कर रही है कुछ. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दो वेव्स कंसीडर कर लिए. एक वेव का एम्पलीट्यूड माना मैंने y1, सपोज करो ये 1 या 2 हो. ठीक है, सपोज कर लेते हैं, चलो 1 है, ये 1 सेंटीमीटर के इक्वलेंट मान लेते हैं. ठीक है, दूसरी वेव जो है जिसका एम्पलीट्यूड जो है y2 है, इसको मान लेता हूं मैं 0.5 सेंटीमीटर के बराबर. क्लियर है, जब इन दोनों वेव्स को मैं सुपरइम्पोज करूंगा ऑन ईच अदर बाय द एनी मींस. ठीक है, किसी भी मींस के थ्रू मैं इन दोनों को सुपरइम्पोज करूंगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करवा दूंगा. जब ओवरलैप करवाऊंगा तो रिजल्टिंग वेव कितनी होगी. देखो, अब ये दोनों की दोनों वेव जो है सेम फेस में है, तो इस तरह की वेव को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव वेव. व्हेन द टू वेव्स आर इन द सेम फेस एंड दे सुपरइम्पोज ऑन ईच अदर, तो इस तरह की वेव को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव वेव. तो ये क्या करेगी, जो अल्टीमेट हमारे पास एक रिजल्ट मिलेगा इन दोनों वेव्स को सुपरइम्पोज करने के ऊपर, तो हमारे पास जो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड होगा इस वेव का, दैट विल बी द हायर देन दैट ऑफ दीस टू इंडिविजुअल वेव्स एंड दैट विल डिपेंड्स अपॉन द फेस ऑफ दैट वेव. किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो फेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है. और कितना एम्पलीट्यूड हो जाएगा इसका, that amplitude will be equivalent to the y is equal to the sum of the two individual waves amplitude. समझाई बात, दो अलग अलग तरह की वेव्स का एम्पलीट्यूड कितना है उसके सम के बराबर होगा. तो यहाँ पे टोटल जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी, मान लेते हैं कि जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, तो 1 + 0.5, तो ये बन जाएगा 1.5 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड. यानी कि इस रिजल्टिंग वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा. तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगे ये कब, when these two waves having the same different amplitude, same velocity, same direction and same frequency. ठीक है, and superimpose on each other having the same phase. और फेस भी क्या है, दोनों का सेम है. फेस देखो क्या होता है, यहाँ पे 0 डिग्री तो यहाँ पे 0 डिग्री, ये हाईएस्ट पे गया 90 डिग्री पे, ये भी सेम टाइम पे हाईएस्ट पे गया 90 डिग्री. तो दिस इज कॉल्ड द सेम फेस. ठीक है, तो इन्होंने क्या बनाया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसके लिए होगी, है फॉर द सेम फेस, जब वेव्स आपकी सेम फेस में होंगी. क्लियर होगी बात, they will form the constructive interference, and this kind of the interference is known as the constructive interference.
उसी तरह से सेकंड टाइप आ जाती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अरे डिस्ट्रक्टिव का मतलब डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर रही है किस चीज को। तो देखो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल फॉर्म व्हेन द टू वेव्स व्हिच आर सुपरइम्पोजिंग, जब दो वेव्स जो आपस में सुपरइम्पोज हो रही हैं, बट दे आर सुपरइम्पोजिंग इन आउट ऑफ फेज। कैसे सुपरइम्पोज होंगी ये, आउट ऑफ फेज में सुपरइम्पोज होंगी वही ये, ठीक है। मान लेते हैं ये रिजल्टिंग वेव मेरे पास यहाँ पे आ रही है, ठीक है। ये वेव का एम्पलीट्यूड मान लेता हूँ मेरे पास है 1 सेंटीमीटर का, और इस वेव का एम्पलीट्यूड है 0.5 सेंटीमीटर का, बट दिस एम्पलीट्यूड इज इन द नेगेटिव साइड। कैसा है, नेगेटिव साइड में है। तो ये रिजल्टिंग वेव मुझे मिलेगी वो कुछ इस तरीके की होगी, ठीक है। यानी कि इन दोनों के रिस्पेक्ट में इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड कितना मिलेगा मुझे, इन दोनों को माइनस करके, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड में है, ठीक है। तो 1 में माइनस कर दी मैंने 0.5, तो आंसर मेरे पास आएगा 0.5, यानी कि जो रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, 0.5। कैसे किया इसको, बाई 1 माइनस ऑफ y2। y2 को मैंने माइनस क्यों किया, क्योंकि ये नेगेटिव साइड में है, आउट ऑफ फेस है ये है मेरे पास ऊपर की तरफ और ये है मेरे पास नीचे की तरफ, ठीक है। तो दे आर आउट ऑफ फेस, तो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म होगी। अब मान लो अगर दोनों का एम्पलीट्यूड अगर सेम होता, ठीक है, 1 मीटर ऊपर 1 मीटर नीचे, तो दे विल फॉर्म एक डेड वेव, इसका एक कोई भी एम्पलीट्यूड नहीं होना था, ठीक है। तो ये कैसी बनती, एक डेड वेव बनती, मतलब यहाँ पे एम्पलीट्यूड ही नहीं होगा। जितना एम्पलीट्यूड ऊपर था उतना ही एम्पलीट्यूड नीचा हो जाएगा, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगी। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बनती है, व्हेन द वेव्स आर आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज, यानी कि जब दो वेव्स आपस में फेज में नहीं होगी, ठीक है। सो दे विल फॉर्म द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्लियर होगी बात। द मिक्सिंग अप होता है टू डिफरेंट वेव्स, दो वेव्स को हम जब मिक्स अप करते हैं तो दिस इज फिनोमेना इज कॉल्ड एज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और इसी की दो टाइप्स होती हैं भाई। कितनी तरह की वेव बनती है, दो तरह की वेव बनती है। कौन कौन सी, एक बनती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरी बनती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हुआ, इन दोनों का एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर गया बाय द एडिशन ऑफ दीज टू वेव्स। क्यों, क्योंकि दोनों वेव्स जो थी सेम फेज में थी। जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हुआ, ये दोनों वेव्स आउट ऑफ फेज थी, तो इन दोनों की वजह से इनका जो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड बना वो डिक्रीज कर गया, ठीक है। कितना डिक्रीज किया, इन दोनों के अलजेब्रिकल सम के इक्विवेलेंट, ठीक है। कैसे, 1 में मैंने माइनस कर दी 0.5, तो आंसर कितना बचा, 0.5। दिस इज मेयरली अ रफ डाटा। क्लियर है बात, ये टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। क्लियर होगी बात। दिस इज कॉल्ड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।